दोस्तों जोहार। आज जेएसएससी ने सामान्य श्रेणी से स्नातक पास अभ्यर्थियों के लिए जेएसएससी सीजीएल का विज्ञापन जारी कर दिया है। आइए देखते हैं इस विज्ञापन में कौन कौन सी जानकारियाँ एवं बातें बताई गई है और कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करना है। विज्ञापन संख्या 10/2023 के आलोक में जेएसएससी ने 2023 में एक नियमित यानी रेगुलर वैकेंसीज़ के लिए आवेदन आउट किया है। आइए देखते हैं इस आवेदन में कौन कौन सी बातें कही गई हैं। पारा नंबर 1 में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्रांक संख्या 2286 दिनांक 19 अप्रैल 2023 के आलोक में इस रिक्तियों को प्रेषित किया गया है। आइए आगे देखते हैं इस विज्ञापन में कौन कौन सी बातें कही गई है। सबसे पहले इस विज्ञापन के सीरियल नंबर क्रमांक 2 में परीक्षा शुल्क के बारे में डिटेल से बताया गया है। परीक्षा शुल्क सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए 100 रुपये और परीक्षा शुल्क में छूट का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 50 रुपये। साथ ही कार्मिक एवं राजभाषा विभाग के 23/10/2019 के आलोक में एक लेटर है, जिसमें झारखंड राज्य के 40 तथा इससे अधिक निःशक्ता यानी कि फिजिकल डिजेबिलिटी की बात की जा रही है। जो लोग दिव्यांग हैं उनके बारे में उन्हें भी कुछ छूट प्रदान की गई है और इस आलोक में यह बताया जा रहा है कि ऐसे विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी कि परीक्षा शुल्क में जो है दिव्यांग फिजिकली डिजेबल कैंडिडेट्स के लिए परीक्षा शुल्क में राहत दी गई है। और आगे बढ़ते हुए जो विज्ञापन संख्या 25/2021 है, उसमें संयुक्त भागीदारी प्रतियोगी परीक्षा 2022 में सम्मिलित जो लोग यानी इस फॉर्म को पहले भी भर चुके हैं उनसे संबंधित ये जानकारियां हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि जिसके द्वारा आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया पूर्ण किया गया था, वैसे आवेदकों को इस विज्ञापन की शर्तों यथा शैक्षणिक योग्यता, निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हताओं के अंतर्गत पुनः आवेदन देना होगा। यानी कि इस आवेदन में जेएसएससी ये साफ करना चाहती है कि जिन लोगों ने पहले आवेदन दिया था उन्हें वापस से फिर से नया रजिस्ट्रेशन करवाना है और सारी जानकारियां, जन्म तिथि और अन्य जो भी अनिवार्य सूचनाएं हैं अपने कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सबको करना है। एवं जन्म तिथि दर्ज करने पर परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का निबंधन संख्या एवं जन्म तिथि दर्ज नहीं करने पर परीक्षा शुल्क में छूट नहीं दी जाएगी। यानी आपने पहले इस विज्ञापन के लिए अगर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो आपको उस रजिस्ट्रेशन संख्या और अपने जन्म तिथि के साथ इस आवेदन को भरते समय उसे अंकित करना होगा, यानी दर्शाना होगा कि आपने पहले भी इस परीक्षा के लिए शुल्क जो है उसका भुगतान झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को किया था और अब आप वापस से इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। चलिए इन सब बातों से अब हम लोग आगे बढ़ते हुए जो तीसरा नंबर और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है रिक्तियों का विवरण, कि किस प्रकार से रिक्तियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है और उसका विवरण क्या है, किस विभाग में कितनी सीटें खाली है और किस प्रकार से अलग अलग पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। क्रम संख्या 1 में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए आवेदन मांगा गया है, जिसमें कुल जो वैकेंट सीटें हैं जिनके लिए आवेदन मांगा जा रहा है जेएसएससी के द्वारा वो 863 है, जिसमें अलग अलग तरीके से जो है सीटों का बंटवारा किया गया है। आइए देखते हैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए सीटों का विभाजन किस प्रकार से किया गया है। इसमें पहले की तरह श्रेणियों का जो विभाजन है उसमें थोड़ी सी चेंजेस किए हैं जेएसएससी ने, उससे भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ जो अभ्यर्थियों का विवरण है उसमें कुल संख्या जो है कॉलम नंबर 4 में दी गई है, जिसमें महिलाओं के लिए कॉलम नंबर 5 में विशेष रूप से एक अतिरिक्त कॉलम का प्रावधान करते हुए सारी जानकारियाँ महिलाओं से संबंधित अलग है। उसके बाद एक अलग श्रेणी है जो मतलब सामान्य श्रेणियों से अलग होती है, जैसे खेलकूद का एक कोटा है। उसके बाद कुछ यहाँ पे चीज़ें मेंशन की गई हैं कि अघापन और अंधापन है, तो अंधापन और कम दृष्टि यानी कि जो कम सुनते हैं उन लोगों के लिए है, बहरापन के लिए है। और इसी तरीके से सीटों का विवरण यहाँ पे दिया गया है कॉलम वाइज, कॉलम नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 में। तो हम लोग समझते हैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए टोटल कुल जो सीटें हैं वैकेंट वो 863 है, जिसमें सामान्य श्रेणी में
जो कुल सीटें हैं वो 373 है। उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए 237, इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 237, अनुसूचित जाति के लिए 80, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 67, पिछड़ा वर्ग के लिए 45 और आर्थिक रूप से यानी कि ईडब्ल्यूएस का बात किया जा रहा है यहाँ दोस्तों, वो 87 है। महिलाओं के लिए सीटें इसी कैटेगरी वाइज अलग बताई गई है, जहाँ रिजर्व के लिए महिलाओं की सीटें जो हैं 17 है और अनुसूचित जनजाति यानी कि ट्राइबल्स यानी एसटीज़ के लिए जो है वो सीटें 12 है, अनुसूचित जाति एससी के लिए 4 है। वहीं ओबीसी वर्ग की महिलाएं जो है 3 सीटें हैं उनके लिए, ओबीसी एनेक्सर 2 के लिए 2 सीटें हैं और यथावत जो है जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट आ जाते हैं अलग अलग प्रकार के, चाहे वो अपंग हो, बहरापन का हो, चलने में हो या अलग अलग तरह का जिनमें अपंगता या डिजेबिलिटीज़ है उनके लिए सीटें अलग से मेंशन की गई है। उसमें महिला पुरुष का कोई भी भेदभाव या कोई भी विभाजन नहीं किया गया है, जिसमें सहायक शाखा पर शाखा पदाधिकारी के लिए 17, 9, 9, 9 और 8 सीटें हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कन्या सचिवालय सहायक यानी कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जो है उनके लिए सीटें हैं, जहाँ पे आरक्षित जो है 135 रिजर्व के लिए मतलब पुरुषों के लिए कुल सीटें हैं, उसमें 7 महिलाओं के लिए है। सीटों का बाइफर्केशन किया गया है, यानी कि कुल सीटें जो इंडिकेशन है वो मेल्स के लिए हैं और जो एक अलग कॉलम नंबर 5 है वो महिलाओं के लिए है, जहां 135 सीटें रिजर्व श्रेणी के लिए हैं और 7 महिलाओं के लिए। बाकी जो फिजिकल डिजेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यथावत सब बना हुआ है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी तरीके से 355 सीटें जो है वो मुख्य रूप से पुरुष वर्गों के लिए कन्या सचिवालय सहायक में और 17 महिलाओं के लिए अलग अलग श्रेणीवार आप देख सकते हैं दोस्तों। उसी तरीके से श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी का है और एक प्लानिंग असिस्टेंट का है। तो श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी में 180 और महिलाओं के लिए 9 और यथावत जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए सीटें हैं। उसके बाद सबसे कम सीटें जो हैं वो प्लानिंग एंड डिवीज़न आगे भी हैं। ऐसे चौथे कॉलम में जो है रो में प्लानिंग असिस्टेंट्स के लिए जो वैकेंसी है वो 5 है और महिलाओं के लिए यहाँ कोई भी सीट का विभाजन या फिर उनके लिए एलोकेशन नहीं किया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कॉलम नंबर 5 की ओर, जहाँ प्रखंड कल्याण पदाधिकारी यानी कि ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर होते हैं दोस्तों, उनके लिए कुल 195 जो पुरुष होंगे उनके लिए सीटें हैं और महिलाओं के लिए जो सीटें हैं यहाँ वो 10 है। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है ब्लॉक के अंदर में, जिसे हम लोग बीएसओ कहते हैं। उसके लिए 252 सीटें हैं पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग में 12 और बाकी जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है या अलग अलग श्रेणी से खेलकूद या जो स्पेशल कोटा से आते हैं उनके लिए सीटें हैं। और लास्ट में जो है आंचल निरीक्षक यानी कि सर्कल इंस्पेक्टर शाह कानूनगो यानी कि जो भी लीगल कार्रवाई को देखते हैं उनके लिए 185 और 9 सीटों का जेएसएससी ने इस विज्ञापन में जिक्र किया है। तो कोटिवार ये रिक्तियों का विवरण था जिसे मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ काम की चीज़ें हैं जिसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ते हुए जो पे मैट्रिक्स है यानी कि वेतनमान जो ग्रेड पे है वो हम लोग देख लेंगे। तो अलग अलग पोस्ट के लिए वेतनमान अलग अलग है, जहाँ पे सबसे अधिक वेतनमान पे जो है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी 44,900 से लेकर 1,42,400 के ग्रेड पे है और सबसे कम जो है 19,900 के ग्रेड पे से लेकर के 63,200 रुपये में कन्या सचिवालय सहायक का है। अब आगे आते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। जैसे हम लोग पहले भी जानते हैं कि ये विज्ञापन जो है वो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए आया है जिन्होंने जनरल कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी बोलने का मतलब कि कोई भी आपका प्रोफेशनल डिग्री बीटेक बीबीए या कोई प्रोफेशनल कोर्स जैसे बीसीए वगैरह में ना होगा तो भी चलेगा, लेकिन ये आवेदन मुख्य रूप से सामान्य श्रेणी से पास जैसे आईए बीए आपका होता है और बीकॉम इन श्रेणियों से पास विद्यार्थियों के लिए है। तो अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक स्नातक तथा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। समकक्ष का मतलब हम लोग समझते हैं दोस्तों होता क्या है। समकक्ष मतलब होता है उसके इक्विवेलेंट, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन हो या कोई ऐसी डिग्री जो ग्रेजुएशन के इक्वल हो या उसके बराबर का अर्हता आपको प्राप्त करवाती हो। आगे खेलकूद का कोटा है जिसका जिक्र किया गया है श्रेणी नंबर 2 में। खेलकूद में किस तरह के स्तर पे आपका खेलकूद का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसमें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी तथा उनसे संबंधित फेडरेशन द्वारा आयोजित प्रतियोगिता यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे आपने कहीं मेडल वगैरह लाया है वो मान्य होगा। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन जो है संघ, उसके फाउंडेशन के साथ अगर आपका प्रथम स्थान है किसी भी चैंपियनशिप में या नेशनल लेवल के गेम में कोई विश्व रिकॉर्ड या उपलब्धि है, ये उसका जिक्र है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। उपयुक्त लिखता है अंकित संकल्प संख्या द्वारा श्रेणी गा में देखते हैं कि क्या विवरण दिया गया है दोस्तों। तो बोलता है श्रेणी गा के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा।
जहाँ भारतीय ओलंपिक संघ वो भी है, द्वितीय श्रेणी है अगर आपका है, तृतीय है, प्रथम है या राष्ट्रीय रिकॉर्ड है, इस पर उतना ध्यान देने वाली चीज़ें है नहीं। अब सबसे मुख्य बातें जो है वो आ जाती हैं हमारी उम्र सीमा को लेकर। तो उम्र सीमा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि अलग अलग पदों का ये जो बैकलॉग वैकेंसीज भी इसमें मिला हुआ है दोस्तों, तो ये बैकलॉग वैकेंसी ही हैं जिसमें उम्र सीमा का जो कैलकुलेशन है वो 2015, 2019, 2010, 19, 10, 10 और 10 के आधार पर की जाएगी। यानी कि आगे हम लोग बढ़ते हैं तो लिखता है अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि, अलग अलग पदों के लिए तिथियां अलग अलग है, और न्यूनतम उम्र सीमा जो है कम से कम आपका एज जो है वो 21 साल होना चाहिए। घ नंबर में जो आपका कॉलम नंबर 7 है आयु सीमा का, उसमें जो है जानना बहुत ज़रूरी है। तो बोलता है यहाँ पे एक बार हम लोग देखेंगे ऊपर से दोस्तों, 7 नंबर में उम्र सीमा में जो चीज़ें मैं आपको बता नहीं पाया था, हम लोग फिर से एक बार उस पर प्रकाश डालेंगे। तो यहाँ पे विज्ञापन पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर की जाएगी, जिसमें जानते हैं न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु 1/8/2023 और अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु जो है 1/8/2019, यानी कि 1/8/2019 तक आपका जो अधिकतम एज होता है एक सामान्य कैंडिडेट के लिए वो 35 होता है, और जो 2 साल यहाँ पे ओबीसी के लिए दिया गया है, जबकि वो सेंट्रल में 3 साल का भी है कहीं कहीं, तो 2 साल का जो आरक्षण है वो उसमें इंक्लूड होगा। इसका एक सिंपल मतलब समझिए कि अगस्त 2023, 1 अगस्त 2023 तक आपका 21 साल हो जाना चाहिए कम से कम, और 35 साल की जो उम्र सीमा है उसके कैलकुलेशन के लिए आपको 2023 तक नहीं जाना है। फिर से मैं कह रहा हूँ दोस्तों, 2023 तक नहीं जाना है, 2019 तक में ही अगर आपका 35 साल हो गया, आप जनरल कैंडिडेट है, तो आप इस भर्ती प्रक्रिया से वंचित रह जाएंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि कुछ उम्र सीमा जो है वो 21 वर्ष है। अधिकतम उम्र सीमा बोलता है कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 9 दिनांक 4/1/2021 का एक पत्र है, उसका रेफरेंस लेना होगा, जिसमें क्या चीज़ें हैं वो रेफरेंस में यहाँ बता दी गई है कि जनरल के लिए 35 साल, ओबीसी के लिए 37 साल, महिलाओं के लिए 38 और एसटी और एससी दोनों वर्गों के लिए 40 साल, ये सामान्य कैंडिडेट के हैं। और जो भी इसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं सारे श्रेणियों में 10-10 वर्ष का जो है एक्स्ट्रा उसमें एडिशन आप लोग कर लेंगे। जैसे जान लेते हैं कि जनरल कैंडिडेट अगर पीडब्ल्यू से बिलोंग करता है तो उसके लिए 45 हो जाएगा, ओबीसी से है तो उसके लिए 47 हो जाएगा, 10-10 साल बढ़ जाएंगे। अब आगे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो है ये 40% कम से कम जो है वो आपका निसक्ता यानी कि डिजेबिलिटी जो है वो आंकने का एक पैमाना जो होता है वो 40% कम से कम आपके अंदर फिजिकल डिजेबिलिटी का जो आप क्लेम करना चाहते हैं उसके अर्हता के लिए आपके पास 40% कम से कम जो है डिजेबिलिटी का प्रमाण होना चाहिए। अब निःशक्त अधिक विद्यार्थियों के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं जिस पे हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो है वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते नहीं हैं, तो हम लोग इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। और आरक्षण का दावा है वगैरह ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं। जाति प्रमाण पत्र ये भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है दोस्तों फॉर्म भरने के समय, जिसके बारे में जानना थोड़ा सा हम लोग एक ब्रीफ जान लेते हैं, जिसमें कहता है झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति यानी एसटी एससी दोनों के बारे में कह रहा है कि संदर्भ में जिला या अनुमंडल के उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक लिख रहा है एनेक्सर 1 जो है उसमें है। और फिर जो है आगे कहता है दूसरा जो है उसमें कह रहा है कि कार्मिक प्रशासनिक राजभाषा के पत्रांक संख्या 1754 दिनांक 5/2/2019 में कहा गया है कि एनेक्सर 2 में उसका विवरण है। जब आप कोई सर्टिफिकेट सीओ जो ब्लॉक में होते हैं अंचल अधिकारी के लेवल पे अगर आप लोग सर्टिफिकेट आपका निर्गत हुआ है उसके बारे में विवरण एनेक्सर 2 में है। और उसके अलावा भी जो है एक कार्मिक सुधार प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग का पत्रांक संख्या 2669 और 10/5/2023 के आलोक में संशोधित जो लेटेस्ट अपडेट वाला है इसी लास्ट मंथ का, जिसके आलोक में कह रहा है कि द्वारा संशोधित मानक पत्र में दिनांक 10/5/2023 को तथा उसके पश्चात बहुत मुख्य चीज़ है, इसके ऊपर इसको इग्नोर करते हैं दोस्तों, तो यही सब कारण है कि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे इस पर क्या कह रहा है कि पश्चात मतलब बाद होता है, अंचल अधिकारी से अन्यून के स्तर से निर्गत, यहाँ पे लिख रहा अंचल अधिकारी से अन्यून के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रविष्टि जो है प्रपत्र परिशिष्ट जो है एनेक्सर 3 में है। एक बार हम लोग उन एनेक्सर्स को देख लेते हैं, थोड़ा सा जाति प्रमाण पत्र के बारे में जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है, तो उसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे जो एनेक्सर्स यहाँ पे अटैच होंगे। और
फिर दोस्तों यहाँ सिलेबस के बारे में है और किस तरीके से जो है मैं आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करने का तरीका भी बताऊंगा। आवेदन जो है वो ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, अभी इसका डेट नहीं है। 20/6/2023 से जो है 19/7/2023 के मध्यरात्रि मतलब मिडनाइट, रात के 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकेंगे। परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिए आपको 2 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। फ़ोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड के लिए फिर 2 दिन एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। और इसी तरीके से जो है 25/7 से लेकर 27/7 तक कुछ त्रुटियाँ होंगी या जो गलतियाँ होंगी उसमें जो है जन्म तिथि, मेल आईडी वगैरह में आप कुछ परिवर्तन या बदलाव कर पाएंगे। अब पदों का विकल्प है। परीक्षा का प्रारूप जो है वो वहाँ पे बता रहा है कि OMR बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और जो है OMR बेस्ड पे ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़रूरी है कि कितने कैंडिडेट को कॉल आउट किया जाएगा पहले फेज़ के एग्ज़ाम के बाद, तो वो भी जान लेना है कि परीक्षा यदि विभिन्न समूह में लिया जाता है तो विद्यार्थियों के पत्रांक तथा नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, यानी कि अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के बाद उन्हें नॉर्मलाइज अंक दिए जाएंगे। यानी कि जब रिज़ल्ट आउट हो जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन का एक प्रोसेस है जिसमें मोस्टली जो है किसी वैकेंसी की जो है वो 4 गुना लोगों को ही बुलाती है सामान्य तौर पे किसी एग्ज़ाम में, लेकिन ये इस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन का एक प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। उसके बाद अभ्यर्थियों को सेकेंड फेज़ के लिए बुलाया जाएगा। हम लोग देख लेते हैं कि परीक्षा का जो प्रारूप किस प्रकार से होने वाला है और पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस जो है वो क्या होंगे। तो परीक्षा एक चरण यानी कि मुख्य परीक्षा में ली जाएगी, यानी कि परीक्षा का एक ही चरण होगा। बहुत खुशी की बात है दोस्तों और बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है आप सभी के लिए इस परीक्षा में सफल होकर झारखंड सरकार में अपनी सेवाएं देने का और अपने राज्य में नौकरी करने का अवसर है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो है माननीय मुख्यमंत्री, वो भी तत्पर हैं और वो चाहते हैं कि झारखंडियों को रोज़गार मिले अपने ही राज्य में। कुछ समस्याएं हैं उनके साथ भी और कुछ जो है कानूनी पेच है जिसके वजह से वो भी विवश है इस भर्ती प्रक्रिया में। उनकी इच्छा तो है कि वो लोकल लोगों को या विद्यार्थियों को मौका दे, लेकिन देखते हैं दोस्तों जो भी हो, तैयारी तो फ़िलहाल अभी करनी है। हम इन आंदोलनों और इन बातों से परे थोड़ा आगे आके देखते हैं कि फिर आगे चीज़ें क्या क्या बताई गई है परीक्षा से संबंधित। तो एक बात याद रखना है कि परीक्षा एक चरण में ली जाएगी, मुख्य परीक्षा, यानी कि एक ही एग्ज़ाम होगा इसमें, मतलब प्रीलिम्स मेंस वाला वो झंझट यहाँ पे नहीं है। अब देखते हैं भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे। सही बात है, एक लैंग्वेज का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो उसी लैंग्वेज में होगा। उसके अलावा जितने भी पेपर होंगे वो द्विभाषी यानी कि बाइलिंगुअल होंगे, आइदर हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि राज्य की जो मुख्य रूप से बोली और लिखी पढ़ी जाने वाली भाषा है वो हिंदी है। बहुत सारी क्षेत्रीय भाषा झारखंड में बोली जाती है, हो है, मुंडारी है, उसके बाद पंच परगनिया है, बहुत ज़्यादा फेमस हमारा खोटा है। लेकिन जो हमारा मेन लैंग्वेज है जो थ्रू आउट द ऑफिशियल लैंग्वेज माने झारखंड में, तो वो हिंदी है। तो बाइलिंगुअल यही 2 भाषाओं में होंगे प्रश्न, सभी विषयों के होंगे एक लैंग्वेज पेपर को छोड़कर, हिंदी और इंग्लिश में। अब घ नंबर में कहता है मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। अब जो आपका प्राइमरी एग्ज़ाम है या मेन एग्ज़ाम जो है एक ही एग्ज़ाम है यहाँ, जिसके लिए बोल रहा है कि 3 पेपर्स होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। इसमें निम्न विषय रहेंगे, बहुत ज़रूरी जानकारी है यहाँ पे दोस्तों। वो है ये कि परीक्षा जो है कह रहा है कि उसके 3 पेपर्स होंगे और परीक्षा जो है वो 3 पालियों में यानी कि 3 सिटिंग्स में होंगी परीक्षाएं। अब वो अलग अलग डेट में होता है या क्या, कैसे क्लियर है, आगे हम लोग देखते हैं। पहला पेपर जो है आपका पेपर 1 वो भाषा ज्ञान का होगा, जो 120 प्रश्न जिसमें होंगे और कुल समय जो है आपको वो 2 घंटा दिया जाएगा, जिसमें 120 नंबर के जो प्रश्न है वो 2 क्षेत्रीय भाषाओं में जो है, ये आपका मेन भाषा है, क्षेत्रीय नहीं, हिंदी और इंग्लिश जो आपकी मेन भाषाएं हैं, दोनों से 60-60 प्रश्न होंगे। बोलता है भाषा ज्ञान के प्राप्त अंक मात्र क्वालिफाइंग होंगे यानी कि आहरक होंगे, है ना, तो वो आपका मेरिट का हिस्सा नहीं होगा। जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक प्राप्त करना निर्धारित रहेगा। इस पत्र में प्राप्त अंक मेधा सूची निर्धारित करने के लिए नहीं जोड़े जाएंगे। वही बात है दोस्तों जो मैंने कहा कि फाइनल मेरिट लिस्ट में इन विषयों के मार्क्स को, यानी जो आपका लैंग्वेज पेपर हिंदी और इंग्लिश है, वो नहीं जोड़ा जाएगा और 30% मार्क्स आपको दोनों भाषाओं के पेपर्स को यानी हिंदी इंग्लिश को जोड़ के लाना होगा। तो दोनों को हम जोड़ते हैं, तो अगर आप एक में 40 ला लेते हैं, दूसरे में मानते हैं 20 लाते हैं, तो भी कोई इशू नहीं है। दोनों को जोड़कर क्या कहता है कि अंग्रेजी भाषा, हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा
ज्ञान से प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% होना चाहिए। तो 120 नंबर टोटल है, उसका 30% निकाल लेंगे तो 12 या 36, यानी कि आपको 120 में 36 नंबर लाना है, तो आप इस पेपर में पास हो जाएंगे। अब हम लोग जानते हैं, लिखता है चिन्हित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, ये पेपर नंबर 2 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है दोस्तों। ये हमारे झारखंड राज्य की जो क्षेत्रीय भाषा है, हमारी पहचान है, जिस माटी और जिस धरती से हम जुड़े हैं, बिरसा की ये धरती है, तो हमारा शुरू से प्रकृति से लगाव रहा है। प्राकृतिक प्रेम ही इस राष्ट्र, इस राज्य की वीर गाथा का एक स्वरूप है, एक रूप है, जिसका जिक्र हमें इस झारखंड के इतिहास के साथ हमेशा मिलता है। तो इसमें देखते हैं क्षेत्रीय भाषाएं कौन कौन सी है। हिंदी, अंग्रेजी, यानी कि ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, हम हिंदी भाषी लोग हैं, और हिंदी भाषा का भी इसमें झारखंड सरकार के कैबिनेट में जो मंजूरी दी गई थी, उसके बाद जो है हिंदी, अंग्रेजी भाषा को, उर्दू पहले से इसमें इंक्लूड था, क्योंकि उर्दू को क्षेत्रीय भाषा इसलिए मानी जा रही थी क्योंकि झारखंड के बहुत सारे प्रांतों में जो है हिंदी, उर्दू भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू, ये 3 मुख्य भाषाएँ हैं जो इसमें ऐड किया गया है। अब जनजातीय भाषा, यानी कि आपके कोलोकियल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज, जनजातीय जो है ट्राइबल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषाओं में इन भाषाओं को जोड़ा गया है। फिर आपका संथाली है, बंगला है, मुंडारी है, मुंडा हो, खड़िया, कुड़ुक, उरांव, कुरमाली, खोरठा, बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा जो पूरे झारखंड में बोली जाती है, और हमें लगता है कि हम सारे लोग इस भाषा का उपयोग करते हैं। फिर है नागपुरी, पंच परगुनिया, उड़िया और संस्कृत, यानी कि ये हमारे जो है धर्म से और हमारे बहुत पुराने परंपरा से जुड़ी हुई एक संस्कृत भाषा, इसे भी इसमें इंक्लूड किया गया है। यह हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है। तो बोलता है, में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प का आधार पर अभ्यर्थी जो है दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 जो क्वेश्चंस है वो होंगे, और वो होंगे कैसे होंगे दोस्तों, वो बहुवैकल्पिक, यानी कि MCQ बेस्ड होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। और वहाँ पहला एग्ज़ाम जो हुआ था दोस्तों, वहाँ पे वो क्वेश्चन जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड नहीं होगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं, चिन्हित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। देखिए दोस्तों, 30% आप अंक लाते हैं तो आप पास तो कर जाएंगे, लेकिन क्षेत्रीय भाषा मेरिट का आधार होंगी, तो आप कोशिश करें कि इसमें अपना बेस्ट दें और अधिक से अधिक यहाँ पे जो है आप मार्क्स हासिल करें, ताकि आप मेरिट में जो है अपने आप को सबसे ऊपर लाने में सक्षम हो पाए। फिर तीसरा सबसे मेन पेपर है, जो झारखंड की प्रकृति और झारखंड के ज्ञान के आधार पे होगी, जो सामान्य ज्ञान के ऊपर आधारित है। कुल यहाँ पे जो प्रश्न है वो 150 होंगे, और यहाँ पे भी टाइम जो है 2 घंटे का दिया जाएगा, यानी कि तीनों पेपर्स के एग्ज़ाम जो है वो 2-2 घंटे का सब में वक्त दिया जा रहा है। तो अनुमानित है कि ये तीनों पेपर्स की परीक्षाएं एक दिन में नहीं होगी, क्योंकि लगातार मनोवैज्ञानिक रूप से भी हम देखें तो 6 घंटे का परीक्षा लेना ये एक तरीके से जायज़ भी नहीं है, और ऐसा हमें लगता है कि विभाग जो है या फिर जो भी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग है वो ऐसा नहीं करेगी। देखते हैं ये सामान्य ज्ञान में क्या है। सामान्य अध्ययन जो है 30 मार्क्स के होंगे, सामान्य विज्ञान जो है आपके जनरल साइंस, इसमें 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें मैथ्स भी इंक्लूड है, आपके जनरल मैथ्स है, और मानसिक क्षमता जांच, यानी कि आपका रीजनिंग का बात हो रहा है दोस्तों, और कंप्यूटर ज्ञान एक नया सब्जेक्ट जो है आधुनिक युग में हमें बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर का ज्ञान होना। तो कंप्यूटर ज्ञान और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, यानी कि झारखंड GS या झारखंड का जो इतिहास है उसके बारे में, यहाँ की संस्कृति, पहचान और भाषा, इन सब से जो है 40 नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाएगा। आप तैयारी के लिए बहुत सारे झारखंड में यूट्यूबर्स के चैनल हैं, और इनमें से मैं सबसे ज़्यादा अगर किन्हीं का चैनल देखता हूं और मैं मानता हूं तो वो झारखंड वॉरियर का है। वो सर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप लोग वहां रेफ़र कर सकते हैं। बाकी आपको जो भी प्लेटफॉर्म अच्छा लगे, बेहतर लगे, आप वहाँ से परीक्षा की तैयारी में लग जाएँ। सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी कि इसमें भी 30-30 मार्क्स आप लाके कुछ कर नहीं सकते हैं दोस्तों, आप क्वालिफाई हो जाएंगे, लेकिन मेरिट में आने के बाद ही आपकी नौकरी होगी। तो आप कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस परीक्षा में जो है वो मार्क्स प्राप्त कर पाएँ, ताकि अपने आप को आप एक अच्छा स्टैंडिंग पोजीशन में देखें। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम, अब जो है सिलेबस है, इसके बारे में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, लेकिन एक बार देख लेते हैं इन ब्रीफ। जो है हिंदी के जो प्रश्न हैं वो हिंदी अनुच्छेद पर आधारित होंगे, 30 नंबर के, टोटल 60 नंबर के वो भाषा वाले पेपर से क्वेश्चन है, और व्याकरण से जो है 30 नंबर के क्वेश्चन होंगे। और फिर आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश में भी वही सेम चीज़ें हैं कि अनुच्छेद आधारित जो होंगे अंग्रेजी के, और अंग्रेजी का जो ग्रामर है, यानी कि कंपोजिशन और ग्रामर, और बोलता है इस विषय में अंग्रेजी अपठित अनुच्छेद, यानी कि अनसीन पैसेजेस जो होते हैं, जिन्हें मतलब आपने कभी सुना वगैरह नहीं होगा, वैसे पैसेजेस को इंक्लूड किया जाएगा, और अंग्रेजी विज्ञापन पर आधारित प्रश्न रहेंगे। ठीक है। सेकंड पेपर जो लैंग्वेज होगा, बोलता है भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर विद्यार्थी
या अभ्यर्थी दे सकेंगे। यानी कि बोल रहा है भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 जो है वो MCQs बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो आपसे पूछे जाएंगे। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का पाठ्यक्रम जो है वो एनेक्सर वहाँ पे नंबर 12 जो है वो अटैच है, उसमें दिखेगा। हम लोग आगे देखेंगे वो सब एनेक्सेस को भी एक नज़र देखेंगे दोस्तों। सामान्य ज्ञान की परीक्षा है, उसका सिलेबस है वो पूरा घटनाओं के ऊपर जो है। सामान्य अध्ययन का अलग है, सामान्य ज्ञान में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, मैथ्स का है, रीजनिंग का है, आपका कंप्यूटर है और फिर झारखंड GS का। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि परीक्षा मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। तो मुख्य परीक्षा जो है आपका वही ये 3 है। लेकिन एक बार जान लेते हैं आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के उपरांत, यानी कि उपरांत मतलब हो गया दौरान या उसके बाद मान ले, है ना। उपरांत मतलब बाद ही है। विवरणिका की कंडिका 7-17 में जो है टिप्पणी के अधीन लिखता है प्रश्न पत्र 2, ठीक है, एवं 3 के विषयों के प्राप्तांक, यानी कि पेपर 2 जो आपका क्षेत्रीय भाषा था वो, और आपका पेपर 3 जो ये एक कम्प्रीहेंसिव सिलेबस था जिसमें सारी चीज़ें GS थी, मैथ्स थी, रीजनिंग थी, आपका कंप्यूटर था और झारखंड GS, ये सारे पेपर्स इंक्लूड थे। यानी कि पेपर 1 और पेपर 2, यहाँ प्रश्न पत्र लिख रहा है वो नहीं, प्रश्न पत्र नहीं है, आपका पेपर 1 जो है और पेपर 2 उनके मार्क्स को जोड़ करके एक कॉमन मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और उस मेरिट लिस्ट में जो सबसे ऊपर होंगे फिर एक कट ऑफ जारी करेगी JSSC और उसके बाद आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन होगा, यानी कि फाइनल मेधा सूची उसके आधार पर प्राप्त की जाएगी। बोलता है मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक सामान्य, ये सब जेन्युइन सी बातें हैं दोस्तों, ये सबको नहीं देखते हैं। तो इक्वल अगर मार्क्स आ जाता है, यही कह रहा है, तो जिनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो ज़्यादा होगा उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर 2 स्टूडेंट का नंबर सेम है, डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, तो नेम का ऑर्डर देखा जाएगा, अल्फ़ाबेट में जो पहले है फिर उसको प्राथमिकता दी जाती है। तो ये सब जानने वाली बातें नहीं है उतनी, क्योंकि आप लोग इसको पहले से जानते हैं। अब लिखता है परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। ये भी फिजूल बातें हैं दोस्तों। 40% ला के आपका जनरल में कभी भी सिलेक्शन होने वाला नहीं है, या 32% ला के ST में, SC में, या 34% ला के OBC में होगा नहीं। ये कट ऑफ हमको लगता है जब JSSC बनी होगी और पहला एग्ज़ाम उन्होंने लिया होगा तब भी ये कट ऑफ जो है, ये जो मार्क्स है, ये कोई काम का होगा नहीं, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है दोस्तों। 40 से ज़्यादा नंबर तो बहुत सारे विद्यार्थी ला ही लेंगे, तो इसको देखने वाली चीज़ें नहीं है। लेकिन ये है कि अगर इससे आप कम लाते हैं तो आप इस एग्ज़ाम में फेल कहे जाएंगे। एक क्वालिफाई होना और एक फाइनलिस्ट सेलेक्ट होना बातें अलग है। जैसे एक स्कूल में टॉप करना अलग सी चीज़ें हैं दोस्तों, क्लास में पास होकर प्रमोट होकर दूसरी क्लास में जाना अलग बात है। एक विद्यार्थी फेल हो जाता है तो उसी क्लास में रुक जाता है, पास कैंडिडेट दूसरी क्लास में चला जाता है, लेकिन एक टॉपर जो है वो रैंक लाता है क्लास में और इसकी एक अलग वैल्यू होती है। तो आपको एक अलग पहचान बनानी है और इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है दोस्तों। बहुत लंबे समय के बाद 2000 से अधिक पदों के लिए एक साथ जो है JSSC ने नोटिफिकेशन जारी किया है। तो मेरी शुभकामनाएं भी हैं आप सभी के साथ, और मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक झारखंड के विद्यार्थी इस परीक्षा में सफल होकर अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करेंगे और अपने जो भी परिवार है और अपने अभिभावकों के लिए खुशी का पल देंगे। और फिर ये है अन्याय वगैरह, ये सब हमारे देखने की चीज़ें हैं नहीं, इसलिए हम इन्हें पास करेंगे दोस्तों। और ये जो है जाति प्रमाण पत्र का फॉर्मेट है, ये उसके लिए है जब जाति प्रमाण पत्र जो है आपका ये अनुमंडल लेवल पे जो है जारी किया गया हो, तो उसका एनेक्सर 1 है जहाँ पे आपका लिखा हुआ है सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर वगैरह, आपका जाति बना होगा, उसके बाद इस फॉर्मेट में आप जाके साइन करवा लेंगे, हो जाएगा। तो ये पहला वाला फॉर्मेट जो है SDO लेवल पे अगर आपका जाति बना होगा उसके लिए है। दूसरा फॉर्मेट जो है आपका CO लेवल पे बना है उसके लिए, और इससे पहले जो है अंचल अधिकारी और अलग अलग प्रखंडों से जो है संशोधित बोलते हैं, अनुमोदित होकर उनकी अनुशंसा के आधार पर जो जाति प्रमाण पत्र पहले निर्गत होता था वो होगा। तो उसके लिए आपका जो है एनेक्सर जो है ये परिशिष्ट, ये क्या लिखा हुआ है दोस्तों एक बार देख लेते हैं। परिशिष्ट जो है 3 है उसमें उसका डिटेल है। तो इस तरीके से ये समझ गए दोस्तों। ये एनेक्सस जो आपने 4 नंबर एनेक्सस जो है वो इस बात के लिए एक बार देख लेते हैं, नियुक्ति के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग का है ये 4 नंबर एनेक्सर। उसके बाद 5 नंबर जो है क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, ये समझ लेते हैं। क्रीमी लेयर ये इसका जो है एक नोटिफिकेशन गजट ला के भारत सरकार ने इसका क्लैरिफिकेशन दिया था, तो आप नॉन क्रीमी लेयर से ज़रूर होने चाहिए। क्रीमी लेयर वो लोग हैं जो OBC से तो आते हैं लेकिन उनका इनकम जो है अभी के टाइम पे जो भी टैक्स रिलीज का एक जो रिबेट मिलता है 7.5 लाख के बाद, अगर उस 7.5 लाख के कैटेगरी से कम उनका एनुअल इनकम है और वो OBC से आते हैं तो वो नॉन क्रीमी लेयर हुए। लेकिन अगर वो टैक्स पेयर है और किसी भी फिर वो जाति से बिलोंग करते हैं तो वो क्रीमी लेयर हो गया, यानी वो क्रीम है तो फिर वो क्रीमी लेयर का बात हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों और यहाँ देखते हैं एनेक्सर 6 में क्या कहा गया है। ये सब हमारी जानकारी की चीज़ें नहीं है, इसको एक हम अलग वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग जो है बात कर रहे थे इस नोटिफिकेशन के बारे में, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें जो इस नोटिफिकेशन से संबंधित थी वो मैंने आपको बता दी। और ये सिलेबस है, जो लैंग्वेज है हमारी क्षेत्रीय भाषा है उनका, इस सिलेबस के ऊपर में मैं दूसरे वीडियो में डिस्कशन करूँगा। एक ब्रीफ में मैंने सिलेबस के बारे में आप लोगों को बता दिया है।
और हिंदी है, इंग्लिश है। इस तरीके से आज मैंने इस नोटिफिकेशन जिसे जेएसएससी ने जारी किया, पत्रांक संख्या जो है विज्ञापन संख्या 10/2023 रेगुलर वैकेंसी जो है जेएसएससी सीजीएल के लिए आप लोगों से जो है नोटिफिकेशन मांगा जा रहा है। आप ये 60-40 का ये जो खेल है, इन सब चीज़ों से परे, इन सब में मत पड़िए दोस्तों। आप ईमानदारी से अपना 100% दीजिए, आप परीक्षा में कामयाब होंगे। 60-40 का मामला बाद में देखा जाएगा। हम सभी झारखंडी हैं तो हम लोग अपने हक के लिए लड़ेंगे बाद में, लेकिन फ़िलहाल अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसमें अपना 100% देने का मौका है। तो मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएँ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल एंड एवरीवन the student who are going to appear for this examination. My best wishes for all of you. और इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि सारी बातें मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी होंगी, तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे समाप्ति की ओर बढ़ रहा हूँ। और आप सभी से अनुरोध है कि मेरी जानकारी अच्छी लगी और ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे प्रोत्साहित करिए, ताकि मैं अधिक आप लोगों की सहूलियत और एक बेहतर जानकारी के लिए आगे भी वीडियो बनाता रहूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद और जोहार। थैंक यू।